साथियों, आज मैं आया हूँ यहाँ पे ऋषिकेश में। एक मित्र है, इनके साथ में बैठ के और हम एक स्पेसिफ़िकली वीडियो बना रहे हैं कि यूएलएम संस्था क्या है, उसका क्या विज़न है और वो कैसे काम करती है और अभी वो किस स्थिति में है। क्योंकि हम दोनों के बीच में कुछ टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हुई थी, तो वो चाहते थे कि मतलब आप हमें बताइए कि शॉर्ट में ये कैसे आपका विज़न है और अभी ये संस्था किस टारगेट को लेके काम कर रही है। तो हम दोनों मिले हैं और ये वीडियो स्पेसिफ़िकली हम उन लोगों के लिए भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि जो लोग यूएलएम में आते हैं नया और वो जानना चाहते हैं कि यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली क्या काम करता है और उसके जो वीडियोस वगैरह देखते हैं तो उसके फ़िलोसॉफ़ी के बेस क्या है या वो व्यवस्था को लेके कैसे चल रहा है। तो ये जो भी कुछ सवाल है बेसिक, वो सवाल हम स्टार्ट करेंगे उनके द्वारा, लेकिन हम पहले इनका इंट्रोडक्शन ले लें कि वो बेसिकली कौन है क्या है, जिससे देखने वाले चैनल के जो मेंबर्स हैं उनको ये पता चले कि ये किन के साथ हम ये वीडियो बना रहे हैं। सो आशुतोष जी, वेलकम टू अवर चैनल। थैंक यू। एंड आशुतोष जी, आप इंट्रोडक्शन दीजिए। मेरा नाम आशुतोष है और मैं पेशे से एक लेखक रहा हूँ। एंड 2019 में मैंने अपनी एक राइटिंग कंपनी खोली थी। कोविड के चलते चीज़ें सही नहीं रही, तो अब मैं एक यूएस कंपनी में जॉब भी करता हूँ और साथ ही साथ छोटे स्टार्टअप भी कर रहा हूँ। लेकिन मेरी हमेशा से रुचि रही है कि ये चीज़ें जो होती है, आई मीन लाइक लाइफ है, और हम सबकी जो थ्योरीज़ हैं काफ़ी कॉन्ट्रडिक्ट करती है, लेकिन एट दी एंड हम बिलीव एक ही चीज़ में करते हैं, लेकिन अलग अलग नामों से। तो ये क्यूरियोसिटी मेरे अंदर हमेशा से रही है कि चीज़ों को जानने की। चूँकि लेखक रहा हूँ, राइटिंग काफ़ी की है, तो हर चीज़ को जानने की बहुत ज़्यादा जिज्ञासा रहती है। इसी कारण हम लोग जब शाम को बैठे और बातचीत करी तो एक के बाद एक किस्से निकलते गए और मेरी रुचि और बढ़ गई इस बारे में जानने से। तो जब इन्होंने मुझे ऑफ़र दिया कि हम एक वीडियो बनाते हैं और इस के ऊपर चर्चा करते हैं कि यूएलएम आखिर में है क्या, और मेरी रुचि इतनी बढ़ गई थी कि मैं रात भर से यही सोच रहा था कि मैं कितने सवाल कर सकता हूँ, कितने नहीं। तो मैं उसके लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हूँ। एंड थैंक यू ये अवसर देने के लिए। जी जी, यू आर मोस्ट वेलकम। और आपने जो भी मतलब जो पहले भी जो काम किया हो, लाइक कुछ टीवी सीरियल्स वगैरह में एज अ स्क्रिप्ट राइटर, उसका भी आप थोड़ा बता जी, सकते मैं हैं। बालाजी टेलीफिल्म्स के आईसी इंस्टीट्यूशन का हिस्सा रहा हूँ। मैं 2014 के बैच का डायरेक्टर बैच का स्टूडेंट हूँ। मैंने बालाजी टेलीफिल्म्स में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया है। बड़े अच्छे लगते हैं, पवित्र रिश्ता, पद्मावत में असिस्टेंट डायरेक्टर रहा हूँ, सिंगुलैरिटी में असिस्टेंट डायरेक्टर रहा हूँ, मर्मेड स्टूडियोज़ के लिए राइटिंग की है और को फाउंडर रहा हूँ कहानी नेक्स्ट जनरेशन का। तो ये इनका इंट्रोडक्शन था। सो आशुतोष जी, जी अब हम स्टार्ट करते हैं। जी, आपका सवाल आप जो भी चाहे वो पूछ सकते हैं। ओके। तो सबसे पहला सवाल, यूएलएम है क्या? यूएलएम का जो फुल फॉर्म है वो है यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट। ओके। मतलब ये जो वैश्विक जीवन का जो प्रबंधन है, जीवन को हम ऐसे करके बोल सकते हैं कि ये जड़ और चेतन से मिश्रित, या साइंटिफिकल लैंग्वेज में बोले तो नेचुरल रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्स, ओके। ये दोनों को मिला के जो ये जीवन है, इसको हम मैक्सिमम किस ढंग से, अच्छे ढंग से प्रबंधित कर सके जिससे सबका जीवन सुखी हो, इस लक्ष्य को लेके ये यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट है, वो ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई है। ओके। सो इसमें कोई कभी भी जुड़ सकता है? हाँ, यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट के दो मुख्य काम हैं। एक तो जो फिलोसॉफी अब तक परंपरागत रूप से चली आ रही थी, जैसे हम बात करें कि षड दर्शन है ना, 6 दर्शन है, क्योंकि कोई भी चीज़ के जो मूल है उसके अंदर फिलोसॉफी रहती है। जी। तो वो जो फिलोसॉफी अब तक चली आ रही थी, इसके कारण जो समाज में जो स्थिति बनी हुई है उससे अपडेट होकर, और मानव ह्यूमन और कहो ये नेचुरल रिसोर्स जो भी अभी वे आउट हो रहा है सारा, उसको हम अपडेट करके एक सभी के लिए सुंदर जीवन कैसे बना सके, इसलिए कॉन्सेप्चुअल बेस पे एक नई फिलोसॉफी रख रहे हैं और साथ ही हम लोग एक नई व्यवस्था को भी रख रहे हैं, लाइक पॉलिटिकल मॉडल, नया फैमिली मॉडल, न्यू सोशल मॉडल, इन सच वे 6 मॉडल नए रख रहे हैं और उसमें फ़िलोसॉफ़ी भी एक मॉडल है। तो ये ऐसी चीज़ है जो कि आम आदमी को भी स्पर्श करती है, क्योंकि हम सवेरे उठ के रात को सोते वक्त तक हम खुद से भी डील करते हैं। मतलब हमारा जो अंतःकरण है,
हमारी जो इंद्रिया है इससे भी हमारी डील रहती है, और एक के साथ में ये जो अनेक लोग हैं और ये जो मतलब जड़ चेतन जिसको हम बोल सकते हैं संसार को, ये संसार की व्यवस्था के साथ में भी हम डील करते हैं। ओके। तो पर्टिकुलर ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है कि जो सबको समाये हुए है, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड के जितने भी लोग हैं वो सारे, और जितने भी विषय है वो सारे इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो इसलिए ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें कोई भी व्यक्ति जब भी चाहे वो जुड़ सकता है। बेस उसका ये है कि वो कितना इंटरेस्टेड है किस चीज़ को जानने में, या फिर मानो वो संस्था का हिस्सा बन के भी अपनी सेवा दे सकता है, उसका जैसा इंटरेस्ट हो। जैसे मानो किसी का स्क्रिप्ट राइटिंग का आपका जैसा इंटरेस्ट हो, किसी का कंटेंट क्रिएशन, वीडियोस बनाना, ये वो वगैरह, तो अपना योगदान दे सकते हैं। हाँ, वो अपना योगदान दे सकता है। अभी चूँकि हम ये बात को इस तरह से रखते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के पास फंडिंग जो है वो उस तरह का नहीं है, तो ऑन द बेस ऑफ पेमेंट हम किसी को जोड़ नहीं सकते, ऑन द बेसिस ऑफ सैलरी राइट नाउ। तो लोग इसके जो कंटेंट है इसको जानते हैं, समझते हैं, फिर बाद में उनको अच्छा लगता है तो वो जुड़ के ऐसे एज अ फ्रीलांसर वो अपनी सेवा, या फिर एज अ पार्ट ऑफ द ग्रुप, हाँ, पार्ट ऑफ द ग्रुप, उसके खुद के आनंद के लिए, खुद के इंटरेस्ट के लिए वो अपनी सेवा देते हैं। जैसे मैंने कई ग्रुप के बारे में सुना भी है, पढ़ा भी है, और ऐसा है कि मैं 2010 से करीब घर से बाहर ही रहा हूँ और कई शहरों में घूमा हूँ, रहा हूँ, दिल्ली, कलकत्ता, मुंबई, जयपुर, हर जगह गया हूँ। कई सारे लोगों से मिलना जुलना हुआ है और कई तरह के लोगों से मिलना जुलना हुआ है। तो कई ग्रुप, जिस तरह से आपने बताया यूएलएम के बारे में, तो मैं कुछ ग्रुप्स में भी जा चुका हूँ और कुछ ग्रुप्स मीटिंग भी अटेंड करी है, और ये मैंने बहुत ज़्यादा लोगों को बताया भी नहीं कि किस तरह से, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें कॉमन देखी हैं। जैसे लोग सोसाइटीज़ को बदलना चाहते हैं, लोग पॉलिटिकल आइडियाज़ को लेके काम करते हैं, कुछ नेचुरल रिसोर्सेज के लिए काम करते हैं, कुछ लोगों के जैसे कि मज़दूरों के लिए काम करते हैं। लेकिन जो आपने मुझे कल बात बताई थी कि आप फैमिली के लिए भी कुछ एक वो होता है कि आप एक विद इन द फैमिली, ये मेरे को बहुत नया सा लगा था सुनने में। मुझे एक्चुअली क्यूरियोसिटी तब जागी थी यूएलएम के बारे में, कि फैमिली को लेके आप क्या, क्योंकि हम सब लोग फैमिली में ही रहते हैं और अपनी फैमिली को लेके चलना चाहते हैं, लेकिन ये फैमिली का जो आइडिया था आपका कि आइडियोलॉजी कैसे बदलेंगे किसी इंसान की परिवार को लेके, ये मुझे आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे तो बेहतर होगा। या सो बेसिकली आपको फिर उसमें कॉन्सेप्चुअली इसको समझना पड़ेगा। बिल्कुल। सो मैं इसमें क्योंकि ये पॉइंट ऐसा है, क्योंकि वो एक मॉडल के बारे में है जो हम व्यवस्था के रूप में रख रहे हैं। तो 6 मॉडल में से एक मॉडल फैमिली मॉडल है। साथियों, जैसे जो लोग इस चैनल को पहले से देख रहे हैं, इस वीडियो को पता है, और जो नए हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनको बता देना चाहूँगा कि जो संपूर्ण समाधान व्यवस्था है, वो व्यवस्था बेसिकली 6 मॉडल्स की बनी हुई है। इसमें एक है इकोनॉमिक्स मॉडल, मतलब अर्थशास्त्र का मॉडल। मैं हिंदी वर्डिंग ज़्यादा यूज़ करूँगा, वो बेहतर रहेगा चैनल के लिए। सो अर्थशास्त्र का मॉडल, शिक्षा व्यवस्था, राजनैतिक व्यवस्था, दर्शन शास्त्र मतलब फिलोसॉफी, सामाजिक व्यवस्था, और इसमें एक छठा मॉडल हमने इंक्लूड किया है, वो है फैमिली मॉडल। एक्चुअली क्या हो रहा है कि हम अभी आज की जो व्यवस्था में अगर हम देखें तो सामान्य व्यक्ति या सबसे अमीर व्यक्ति या कोई भी स्थिति में जो भी जीव होगा, या मानी ह्यूमन होगा, वो परिवार को बना के और उसका सुख लेना चाहता है। लेकिन व्यवस्था उस स्थिति तक पहुंच गई है कि आज अच्छे से अच्छे घराने के व्यक्तियों में, मतलब अमीर होने या कितना भी उसके पास सोर्सेस होने के बावजूद भी, इन्फ्लुएंस्ड फैमिली होने के बावजूद भी, पति है वो बेंगलोर में कोई कंपनी में डायरेक्टर के रूप में काम कर रहा है, पत्नी है वो दिल्ली के अंदर कहीं पर जॉब या अपना कुछ बिजनेस संभाले हुए है, और बेटा है वो अहमदाबाद में स्टडी कर रहा है। तो ऐसा हो रहा है कि जो बेसिकली जो हम फैमिली क्रिएट करते हैं, इसका जो गोल होता है कि आपस में रहना और संबंधों का सुख लेना, ये खो गया है। तो इसलिए कल हम बात कर रहे थे तो मैंने कहा दूसरे जो मॉडल है वो तो आपने समझे होंगे, देखे होंगे, लेकिन फैमिली मॉडल जो है उसको हमने मुझे एक्चुअली क्यूरियोसिटी उसी से जागी थी कि अब 2010 से, मैंने आपको बताया कि मैं 2010 से बाहर रह रहा हूँ। हाँ। और मेरा भाई भी दूसरे शहर में, मैं दूसरे शहर में, बहन किसी और शहर में, और हम सब लोग का बस ये रहता है कि हाँ, माँ बाप के साथ ही रहना है बेसिकली। तो वो चीज़ मैं चाह रहा था कि अगर मैं इस चीज़ को समझ पाऊँ कि मैं अपनी फैमिली को किस तरह से टाइम दे सकता हूँ, या फिर एक साथ किस, आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। हाँ। तो अब उसको ऐसे करके कर सकते हैं कि जैसे मान लो कि
आपने देखा होगा कि कुछ लोग जब ऐसा सवाल पूछने की कोशिश करते हैं कि हम अपने संबंधों को कैसे जिए, मतलब जो हमारे माँ बाप है जिन्होंने हमें जन्म दिया है, या हमारे जो दादा है उनके भी साथ में जो हमारे बच्चे अगर खेल सके, लाइक दैट वे अगर कोई चाहे फैमिली का आनंद लेना तो कैसे ले सके। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे रूमर्स चलते हैं, कोई बोलेगा अभी पैसों का मोह छोड़ दो, है ना, जीवन को नए ढंग से, या कहीं दूर जाने की बजाय अपने गांव को प्यार करो, अपने ऑर्गेनिक फार्मिंग करते तो ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्यार करो करके, और नेचुरल लाइफ जियो, या दैट्स वे ये सब बातें करते हैं। एक्चुअली ये सब चीज़ों से ये जो बदलाव है वो रोका नहीं जा सकता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये जो पूरी सिस्टम है इसमें ये पूरी ऐसा समझ लो पूरी थीम है। अगर इसमें से कोई एक भी चीज़ को इधर उधर करना हो तो इसको पूरी सीरीज उसके ऊपर इफेक्ट करती है। जैसे फैमिली है तो फैमिली अपने आप में एक इंडिविजुअल मॉडल नहीं है, वो भी किसी दूसरे मॉडल से इफेक्टेड है। जैसे मैंने 6 मॉडल बताए, अगर फैमिली को सेटल करना हो तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स को सेट करना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो बात यही है कि भाई बच्चे को अहमदाबाद बढ़ाने के लिए भेजना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जो कॉलेज है उस प्रकार की व्यवस्था लखनऊ में नहीं होगी। तो जैसे लखनऊ के जो पिता है वो वहाँ पे बिजनेस करते हैं, स्वाभाविक रूप से उनका जो लैंग्वेज का तालमेल है या जो मजदूर है वो उनको वहाँ पर ही मिल जाते होंगे। पत्नी है वो दिल्ली में बिजनेस कर रही है, तो मानो उसके लिए वो स्कोप लखनऊ में नहीं अवेलेबल होगा, तो वो दिल्ली में जाके बिजनेस करेगी। तो ये जो टारगेटेबल जो है सपोज इकोनॉमिकल मॉडल, अब उस तरह से मान लो एजुकेशनल मॉडल भी बदलना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो एजुकेशन उसको लखनऊ में मिल जाती तब तो वो बच्चे को अहमदाबाद ना जाना पड़ता, है ना। तो काइंड्स ऑफ एजुकेशन मॉडल, फिर अगर इस तंत्र को ठीक करना हो जैसे एजुकेशनल मॉडल इकोनॉमिक्स मॉडल को, तो फिर उस हिसाब से पॉलिटिकल मॉडल को सेट करना पड़ेगा कि पॉलिटिकली जो पावर जनता सरकार को देती है कि आप ये व्यवस्था को बनाओ, वो व्यवस्था जनता के हिसाब से वो सरकार बनाए, तब जाके ये 2 मॉडल सेट हो सकते हैं, मॉडल सेट हो पाएंगे। हाँ, और इस तरह से अगर आप देखो तो ये पूरा तामझाम एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। आपने जैसे बताया कि बहुत सारी संस्थाओं से आप जुड़े हुए हो, मिले हो, मैं और जुड़ा नहीं, मैं मिला हूँ। मैंने हाँ, मतलब लाइक इस तरह से एक होता है नॉलेज के लेवल पे जुड़े हो कि भाई ये क्या चीज़ है। ट्रैवल करते हो, बहुत सारे लोगों से मिलते हो, तो आपको कई चीज़ों के बारे में पता चलता है। यस लाइक, एंड बहुत सारी चीज़ों में कई समानताएं भी होती है और कुछ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। हाँ, तो ठीक है। तो जैसे आपने बताया, और हमारे देश में गुरुओं की कमी नहीं है, ये आपको पता है। बिल्कुल। तो जैसे आपने बताया कि आप बहुत सारी संस्थाओं के बारे में जाना है आपने, तो वो इंडिविजुअल कोई पर्टिकुलर टारगेट को लेके काम करते हैं। हमने ये विषय इसलिए चुना है और इसलिए हम इस विषय को लेके आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसे 1-2 सॉल्यूशन से काम नहीं होने वाला है, क्योंकि ये पूरी सिस्टम है, वो एक सीरीज़ है, एक सर्कल है, और वो एक दूसरे से ऐसे जुड़ा हुआ है। अगर हमें एक चीज़ चेंज करनी हो तो इसके साथ में जितने भी इफेक्टिव रीज़न है वो सारे चेंज करने पड़ेंगे। मुझे जो चीज़ अच्छी लगी थी कल आपसे बात करके, वो ये था कि जैसे कि मैंने बाकी संस्थानों के बारे में बताया आपको, उनमें मैंने एक चीज़ देखी कि बहुत ज़्यादा लोग स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात करते हैं, कुछ रिलीजन के ऊपर बात करते हैं, लेकिन कल आपसे बात करके मुझे एक चीज़ लगी थी, उसमें एक झलक थी कि आप स्पिरिचुअलिटी को और साइंस को एक साथ लेके चलते हो। ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा। जी। अभी मैं इसमें थोड़ा और अपडेट कर दूं कि हम लोग 3 चीज़ों को साथ में लेके चलते हैं। स्पिरिचुअलिटी को भी, मतलब लाइक फिलोसॉफी जिसे हम बोल सकें, आध्यात्मिक या दर्शन जिसे बोल सके, प्योरली उसको दर्शन बोलेंगे। दर्शन को भी, साइंस को भी, क्योंकि दर्शन के जो भी स्टेटमेंट हम दे रहे हैं अगर ये साइंटिफिकली या लॉजिकली क्लियर नहीं होंगे तो वो एक लिमिट पे जाके रुक जाएंगे, है ना। तो वो प्रॉपरली धरातल पे प्रोसेस कर सके, इसके लिए दर्शन भी है और सामने व्यवस्था है, क्योंकि जो अल्टीमेट सुख है वो व्यवस्था से मिलता है। मानो कि ज्ञान से सुख, तो जो लोग ज्ञान का सुख चाहते हैं उन लोगों को ज्ञान का सुख मिलता है। जो लोगों को ज्ञान का सुख नहीं चाहिए, मटेरियलिस्टिक सुख चाहिए, जैसे उनको अच्छा घर चाहिए, परिवार की ये जो जैसे मैंने बात करी वो व्यवस्था चाहिए, हाँ, तो उस तरह से इकोनॉमिक्स उनको चाहिए, इस तरह से उनके जो व्यवस्था है उसको सेटअप कर सके, इसके लिए जो पॉलिटिकली जो सेटअप चाहिए हमें पूरा नया मॉडल, वो भी चाहिए। तो इस तरह से एक जो संपूर्ण व्यवस्था है, इससे ही सभी लोग सुखी हो सकते हैं। बिल्कुल। तो हम तीनों चीज़ों को ऐसे लेके चल रहे हैं कि व्यवस्था को भी लेके चल रहे हैं, फिलोसॉफी को भी लेके चल रहे हैं, लेकिन फिलोसॉफी के कारण जो व्यवस्था बनाई जा रही है वो लॉजिकली और साइंटिफिकली प्रोसेस्ड करे, इस तरह की चीज़ों को लेके चल रहे हैं।
तो ऐसे करके ये यहाँ पे 3 आयाम है, एक प्रोसेसिंग है और ये दोनों छोर है इसके, ओके। ऐसा करके। और अभी जैसे मैं बताया कि आपने जैसे बोला कि भाई ज़्यादातर लोग स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बात करते हैं, लेकिन ये साइंटिफिकली, और बात हम ज़्यादातर करते हैं व्यवस्था के ऊपर। व्यवस्था के ऊपर बात करने का ये कारण है कि अब हम बात करेंगे यूएलएम ऑर्गेनाइजेशन के पिलर्स के ऊपर। यूएलएम ऑर्गेनाइजेशन के कुछ पिलर्स है, आपने देखा होगा कि किसी भी चीज़ का कंस्ट्रक्शन होता है तो उसके मूल पिलर बेसिक आइडियोलॉजी जो होती है वो रहती है, वो रहती ही है, और वही उसकी नींव है। उसकी नींव है। तो ये जो नींव है इसमें फर्स्ट ये है कि मनुष्य को सुधारने की कोई ज़रूरत नहीं है। व्यवस्था को सुधारोगे तो मनुष्य अपने आप सेट हो जाएगा, ये इसकी नींव है। इसलिए इसका जो बेस है वो एक तरह से व्यवस्था है। लेकिन व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, क्योंकि ये व्यवस्था ह्यूमन के लिए बन रही है, ये व्यवस्था पशु पंछी एक नेचर के लिए भी बन रही है, लेकिन क्योंकि चेतन तो ह्यूमन में है तो ह्यूमन इसको ऑपरेट करेगा। तो इसलिए मनुष्य की सहूलियत और प्रकृति की सहूलियत को देखते हुए व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, ये आता है दर्शन से। क्योंकि वो जिस प्रकार का ह्यूमन को टारगेट करेगा, देखेगा और डिजाइन करेगा, उस हिसाब से ही वो दूसरी चीजों को बनाएगा। एग्जाम्पल के रूप में हमने ये देखा होगा कि जब बाइक निकली है ना, तो बाइक की मार्केटिंग कंपनियों ने धूम मचा के की, लेकिन फिर भी वो कम बिकी। मतलब ऐसे टेक्नोलॉजी थी तो ऐसे तो लोग लेंगे, लेकिन जब इसकी जगह पे एक्टिवा आई तो वो ह्यूमन की डिजाइन को ज्यादा शूट करती थी, लाइक लेडीज को भी, वृद्ध को भी, बच्चों को भी, युवा को भी। और कई कारणों से आसान भी थी चलाना भी, और कई काम भी उससे हो जाते थे। हाँ, तो प्रैक्टिकली काफ़ी सही थी। हाँ, तो इसलिए वो ज़्यादा चली, क्योंकि वो जो हमारी डिज़ाइन है उसके हिसाब से वो सेट करती है। और बाइक एक वर्ग के लिए अच्छी थी। हाँ, जबकि ये सबके लिए अच्छी थी। तो इस तरह से क्या है कि अब हम इस मूल बात पे आते हैं कि ये जो पूरी व्यवस्था है इसमें हम ये देख पा रहे हैं, और जो लोग लॉजिकली और क्लैरिटी के साथ में इस व्यवस्था को अभ्यास करते होंगे वो ये समझ पा रहे हैं 90% लोग जो है वो कोई ना कोई तल पे दुखी है। बिल्कुल, चाहे वो पारिवारिक लेवल हो, चाहे वो सामाजिक लेवल हो, चाहे वो उसके व्यक्तिगत लेवल हो, या व्यक्तिगत लेवल में भी अंदर का कोई लेवल हो, चाहे वो मनोस्थिति हो, इमोशन सेंटर हो, या ज्ञान के लेवल पे, चेतना के लेवल पे, मतलब। तो ये इस तरह करके 4 बाहर के आयाम और 4 अंदर के आयाम, ऐसे करके हमने एक इसको रखते हैं। हाँ, कि इतने फ्रेम में एक आदमी सुख चाहता है, ज़्यादातर जीव सुख चाहते हैं। और इसमें 4 प्रकार के लोग भी हैं कि जैसे कोई शरीर तरह के लोग हैं तो इनका काम रहता है कि उनका पूरा सेंटर शरीर में रहता है, तो मतलब सेंट्रल उनकी जो बॉडी है उससे वो मजदूरी करते हैं, खाना पीना ये सब तैयार करना वगैरह, ये सब उनका काम रहता है। उस प्रकार से मनो लेवल के लोग हैं जो बिजनेस वगैरह चाहते हैं, करते हैं। इमोशन सेंटर वाले लोग हैं जो सोशल एक्टिविटीज़ करते हैं, मतलब एक अच्छा खासा समाज को स्पर्श कर सके उस प्रकार का बड़े लेवल का आयोजन करते हैं वगैरह। और एक चेतनात्मक कक्षा के, मतलब जो खोजी टाइप के लोग हैं जो पूरे देश दुनिया में घूमते रहते हैं और कोई ना कोई चीज़ को जान के अपडेट करने के लिए वो आविष्कार करते रहते हैं। तो अब ये जो 4 प्रकार के लोग हैं उनको सबको अपने अपने तल पे सुख शांति कैसे मिले, इसके लिए ऑल ओवर एक व्यवस्था ही बनानी पड़ती है, क्योंकि जब तक वो नहीं बनती तब तक कोई ना कोई व्यक्ति का सुख अधूरा रहेगा। तो ऐसे ये जो आयाम है, इस आयाम को अगर हम ठीक से क्लैरिटी से देखें तो 90% से ज़्यादा लोग जो है वो दुखी है। इवन दो ये चोरी करते हैं, डाका डालते हैं, मतलब बेईमानी भी करते हैं, भ्रष्टाचार भी करते हैं, अनाज वगैरह में मिक्स करते हैं, बेल सेल करते हैं, मतलब ये लोग हत्या भी करते हैं। और या तो उन लोगों के साथ में किसी की जुड़ी हुई सांठ गांठ रहती है, वो हम जानते हैं। इसके बावजूद भी 90% लोग आज दुखी है। तो अब इनका दुख का परमानेंट निवारण कैसे हो, ये बात उठती है। और हाँ, और जब ये 90% लोग दुखी है तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि उनको एक परिणाम तक पहुंचाने वाली जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो सारी सब प्रक्रियाएं गलत है। और वो प्रक्रिया जहाँ से स्टार्ट हो रही है वो जो पिलर्स है वो भी गलत होंगे, क्योंकि ये रचना में कोई भी चीज़ जंप नहीं करती है, ये सारा फॉर्मूला से चलता है। तो कहीं पर भी ये स्टार्ट होगा, फिर प्रोसेस करेगा और ये परिणाम देगा। और ये सब जगह पे कॉमन फॉर्मूला रहता है। जैसे मान लो कि आप यहाँ पे भी रेड कलर और येलो कलर दोनों को मिक्स करोगे तो वो ऑरेंज कलर बनेगा। वो चाहे आप इंडिया में बना लो कि अमेरिका में बना लो, उसको आप कहीं जंप नहीं कर सकते। तो जब ये दुनिया
में इतने सारे लोग 90% लोग कहीं ना कहीं दुखी है, तो इसका मतलब कि ये जितनी भी प्रक्रियाओं से गुजर के इस स्थिति में पहुंचे हैं, ये सारे प्रक्रिया और उसके बेस के दर्शन, उसमें कुछ गड़बड़ी है। क्योंकि अंत में सभी लोग खुश ही रहना चाहते हैं। हाँ, और जबकि वो हो नहीं पा रहे हैं। तो उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जो प्रोसेस करनी थी वो नहीं हुई, इसका मतलब। इसको हम ऐसे करके समझ सकते हैं कि इसीलिए आदमी भटकता है अपने मार्ग से। हाँ, इसलिए भटकता है भाई, पूरी जिंदगी भटकता है। लोग तो खो जाता है कई बार, जैसे नहीं बोलते कि हम साइंटिस्ट लोग हैं तो बोले कि 3 पीढ़ी से ये इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, तब जाके इसका परिणाम मिला। तो इस तरह से मैं इसको इस तरह से रख सकता हूँ कि जैसे खुशियों का जो प्रावधान है वो कैसे एक व्यवस्था से निकलता है। जैसे मान लो हम लोग राजाशाही में थे पहले, ठीक है, तो राजाशाही में जो पैसा और पावर था वो 1% लोगों के पास केंद्रित था। राजा, प्रधान, रानी और कुछ लोगों के पास वो केंद्रित था। इकोनॉमिक्स भी और पावर भी, मतलब डिसीजन मेकिंग भी उनके हाथ में था, पैसा भी था इनके पास, नगर सेठ वगैरह इनके पास। अब वहाँ से जब ये भीमराव अंबेडकर जी ने ये नया संविधान बनाया और या जितने भी देशों में इस प्रकार की लोकशाही आई, वहाँ पे ये पावर जो है वो एक्सप्लोर होके और 10% लोगों तक पहुँच गया। तो अभी मानो कि आप ये देख सकते हो कि एक स्कूल के टीचर के, आचार्य के पास भी, एक इंजीनियर जो है इसके पास भी, एक डॉक्टर के पास भी, या कहो छोटी मोटी ये जो संस्थाएं हम लोग चला रहे हैं, तो हमारे पास भी एक पावर है कि हम कोई डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, हम कोई लैंड खरीद सकते हैं। ये सुविधा पहले राजाशाही में नहीं थी। अभी यहाँ पे ऋषिकेश में कोई बढ़िया वाला वीडियो बनेगा तो यूट्यूब पे चढ़ जाएगा और मलयालम वाला, केरला वाला भी दूसरे दिन उसको देख लेगा। पहले राजा के महल के अंदर क्या चल रहा है इसकी आम जनता को पता ही नहीं था, और किला भी इतना मजबूत था कि बेचारी प्रजा कभी कूद के उसको देख भी ना सके, ये स्थिति थी। तो वो जो 1% सुख था लोगों के पास, वो डेवलप होकर अभी 10% को कवर कर दिया। लेकिन अभी भी कोई ऐसी चीज है जो अटकी हुई है जो 90% को दबाए रखे, और इसका जो मूल है वो ध्यान में नहीं आ रहा है किसी को, क्योंकि मूल नहीं पकड़ में आएगा तो वो इलाज कैसे करेगा। क्योंकि ये बात तो कर रहे हैं सभी लोग कि भाई हमारे पास सॉल्यूशन है, हमारे पास सॉल्यूशन। भाई आपके पास अगर सॉल्यूशन होता तब तो ये स्थिति ना रहती ना दुनिया की। ये कैसे हो गया कि एक दिमाग के अंदर बहुत सारा ज्ञान भरा है लेकिन उसका शरीर पीड़ा भोग रहा है, ये कैसे हो गया। तो ऐसे धरती को अगर हम शरीर मान ले तो वो ज्ञानी बिंदु वाले जो लोग हैं, जो मस्तिष्क कह सकते हैं हम इस वर्ल्ड के, वो जो थिंक टैंक है, वो ज्ञानी गुरुजन या जो भी बोल दो, वो सारे लोग बोल रहे हैं कि हम सभी ज्ञानी हैं, हमारे पास संपूर्ण ज्ञान है। तो ये कैसे हो गया कि ज्ञान इनके पास था और दुनिया इस स्थिति में है, और इन्होंने कुछ किया भी नहीं। हाँ, तो स्वाभाविक रूप से वैसे हम किसी के ऊपर क्वेश्चन नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी बात इस ढंग से रख सकते हैं क्योंकि परिणाम ये है तो गलत है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, तो अब जो गड़बड़ है वो हम लोग अभी रख रहे हैं इसको। तो गड़बड़ के रूप में मैं आपको शॉर्ट में इसको रख देता हूँ कि यूएलएम ऑर्गेनाइजेशन की व्यवस्था कैसे है। इसको पूरा नया व्यवस्था के रूप में रखने का जो कारण है वो ये है कि हम कोई एक मॉडल को बदल के ही सबको सुखी नहीं कर सकते। जैसे मान लो अगर हम एजुकेशन मॉडल को ही बदल देते हैं तो सिर्फ जो युवा एजुकेशन चाहते हैं सिर्फ उस एरिया को ही हम कवर कर पाएंगे। अगर हम सोशल मॉडल को बदलते हैं तो सोसाइटी के अंदर कुछ चीज़ों का बदलाव होगा, लेकिन अगर वो जो इकोनॉमिक्स चाहते हैं वो उनको नहीं मिल पाएगी। अगर हम इकोनॉमिक्स के मॉडल को बदलते हैं फिर इकोनॉमिक्स के मॉडल कम्प्लीटली सस्टेन करने के लिए पॉलिटिकल को बदलना पड़ेगा। तो इसलिए क्या है कि हम एक पूरी नई रचना दे रहे हैं। इसको हम अभी इंडिया 2035 करके मॉडल को रख रहे हैं। हो सकता है 2029 के इलेक्शन और वगैरह तक ये व्यवस्था हो, लोगों तक पहुंच जाए, तो ये जल्दी से हो सकता है। और ये 4-5 साल का ट्रांजिशन पीरियड रहता है एक सिस्टम से दूसरी सिस्टम में जाने का। जैसे कि राजाशाही से हम लोकशाही में आए तो एक ट्रांजिशन पीरियड चला है ना, लेकिन क्योंकि उस समय का ट्रांजिशन पीरियड है वो होता था लड़ाइयों से, होता था और अपनी बात कहने के जरिए भी कम थे। हाँ, और आज हमारे पास सोशल मीडिया है। हाँ, सोशल मीडिया है, वोटिंग पावर है, बहुत कुछ है, तो हम एक नई ढंग से उसको कर सकते हैं। अब ये जो मूलभूत जो रचना है बदली है, इसका एक रीज़न जो है वो है इकोनॉमिक्स में जाता है। एक लॉ है, एक नियम है डिमांड एंड सप्लाई का, मतलब आपूर्ति
और डिमांड, मतलब जो इच्छा जनरेट हो रही है किसी के भी, तो मांग और आपूर्ति का एक नियम ऐसा है, क्योंकि दुनिया में कुछ भी हमें चाहिए तो आज बाजार तंत्र है, अर्थव्यवस्था पूंजीवादी है, मतलब पैसा चाहिए। तो पैसा आपके पास होगा उतनी ही आप मांग कर पाओगे, बिल्कुल। तो बाजार में से आप उतनी ही चीज लोगे। और अपनी ज़रूरत के हिसाब से अगर आपको ज़रूरत के हिसाब से आपको किसी चीज़ को चाहिए तो आपको आर्थिक रूप से भी उस हिसाब से सक्षम होना पड़ेगा। हाँ, तो ये एक्चुअली ऐसा घूम के आता है कि जैसे आपके पॉकेट में 10,000 रुपीज़ है तो आप 10,000 रुपीज़ की ही चीज़ खरीद सकते हैं। मतलब आपके पास सुख आएगा 10,000 के लेवल का, इससे प्लस आप हो नहीं सकते। ये कैपिंग लिमिट है जो बांधी है पैसे की सिस्टम ने। अब ये 10,000 जैसे मार्केट में गया, वो जाएगा किसी मतलब जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास ही जाएगा अल्टीमेट, बीच बीच में कट के। तो वो मैन्युफैक्चरर के पास जितना जाएगा उसमें से उसके पास जो बेनिफिट का रेशियो रहेगा उस हिसाब से वो चीज़ों को तैयार करेगा। क्योंकि जैसे मांग बढ़ेगी तभी वो चीज़ें तैयार करेगा, अगर मांग नहीं बढ़ रही है तो वो तैयार नहीं करेगा। तो क्योंकि उसको तैयार करने के लिए ही लोग चाहिए और टेक्नोलॉजी चाहिए, तो वो भी लोगों को सैलरी और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट तभी करेगा जब उसके पास संपूर्ण मांग होगी। अगर मांग लिमिटेड होगी तो वो लिमिटेड तैयार करेगा, और इस तरह से वो लिमिटेड रोजगारी भी देगा। और क्योंकि पैसे फिर से बाजार में आने की जो प्रक्रिया है वो रोजगारी है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि वो रोजगारी कम जनरेट करता है क्योंकि मांग कम है। तो मांग कम होने के कारण वो प्रोडक्शन कम करता है और इस तरफ वो रोजगारी के लिए स्पेस भी कम खोलता है। तो इसलिए जो लोग हैं वो लीगल वे से एंटर कम हो पाते हैं, इसलिए उनके पास पैसा रिटर्न कम जाता है और इसलिए फिर वो यहाँ पे खड़े होके कम मांग करते हैं। इस तरह ये मिनिमम लेवल पे रखता है। मांग और आपूर्ति का सिद्धांत इसको मिनिमम लेवल पे रखता है, और ये इतने मिनिमम लेवल पे रखता है कि 90% इसमें दुखी ही रहेंगे। वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो पैसे को खींच नहीं सकते। तो यूएलएम सबसे पहले किस चीज़ के ऊपर काम करेगा? हाँ, अब ये जो मांग और आपूर्ति का सिद्धांत है, इसमें चारों जो स्टेप्स है उसमें से हम किसी भी स्टेप में चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर इसको ब्रेक करना हो करेंगे तो उसका कोई रास्ता नहीं है। एग्जाम्पल के रूप में जिनके पास पैसा आ रहा है, अगर हम उनको ये बोले कि आप अपनी चीज़ जो है वो मतलब पैसा आपका पूरा लगा दो और ज़्यादा आप चीज़ें तैयार कर दो आप और मार्केट में डाल दो, तो ये भी गलत हो जाएगा। क्यों? दो तरह से गलत हो जाएगा। क्योंकि उसको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा तो वो तो अपना पावर लॉस करेगा, तो ये एक लिमिट तक ही ये प्रोसेस करेगा। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता दूं कि जो व्यक्ति इस दुनिया को सुखी करना चाहता है, मानो उसने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, तो फिर विद इन 1 और 2 मंथ फिर से क्या हो जाएगा, इसको आप सोचो। जैसे मान लो कि आज इंडिया के जितने भी लोग हैं, इनके सबके खाते में 1-1 लाख रुपये दे दिए, तो क्या होगा, वो सारे 1-1 लाख रुपयों में से वो टीवी, फ्रिज, बाइक, एजुकेशन का कोई टूल्स, स्पोर्ट का कोई टूल्स, एक मोबाइल, इतना कुछ छोटा मोटा खरीदेंगे और वो 1 लाख रुपये फिर से चले जाएंगे मार्केट में। और मार्केट में भी किन के पास चले जाएंगे? जो मैन्युफैक्चरर है। सो फिर से उनके पास वो वापस आ गया। और यहाँ पे जो कुर्सी थी, इसमें से 1-10 लोग जो बैठे थे जिनके पास पावर और पैसा है, इसमें से एक ने डोनेट कर दिया, जैसे वो सिस्टम में गया, फिर इनमें से कोई एक है के कुर्सी पे आ गया, मतलब अल्टीमेट रही 10 की 10 ही, वही सर्किल रहा। हाँ, तो ये स्थिति बन जाती है। ओके। अब इसको ब्रेक करने के लिए हम पूंजीपतियों को डोनेशन के लिए नहीं बोल सकते। बाजार में मांग सीधी बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि जब तक पैसे का सिस्टम है, अगर पैसा ब्रेक नहीं किया तो मांग बढ़ नहीं सकती। यहाँ पे रोजगार के लिए हम उनको फोर्स नहीं कर सकते, क्योंकि कोई कंपनी रोजगार बढ़ाएगी, मानो कि उसके पास मांग आ रही है 1000 एसी की, लेकिन उसने सोचा कि भाई कि चलो 2000 बढ़ा देते हैं। हाँ, कि मतलब हम 1000 लोगों से काम करते हैं, 1000 एसी की जगह 1000 एसी ही बनेगी, लेकिन काम 8 घंटे की जगह 4 घंटे देंगे और 2000 लोगों को जॉब देते हैं। तो वो जो 1000 नए लोग आए, इनके लिए जो ये बर्डन पड़ेगा, इसमें ये धीरे धीरे डोनेशन जैसा ही हो जाएगा, फिर से वापस वो कुर्सी खाली करके वहाँ पे पहुँच जाएगा। समाज की स्थिति वही रहेगी। आगे बैठेगा। हाँ, समाज की स्थिति वही रहेगी। या फिर इसमें ऐसा होगा
कि वो प्राइस बढ़ा देगा एसी की, डबल जॉब देके वो प्राइस जो अभी 30,000 में एसी मिल रही है उसकी 60,000 कर देगा, तो फिर मार्केट उसको खरीदा क्या नहीं, क्योंकि जो चीज यहाँ से उसको 60,000 में मिल रही वही चीज दूसरों के पास से 30,000 में मिल रही है, तो इसलिए मांग हो जाएगी उस तरफ, तो ये ऐसे भी भिखारी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब तक कई लोग ऐसा मानते हैं कि भाई ये जो अमीर है इन्होंने इस समाज को कंट्रोल करके रखा हुआ है या इस दुनिया को कंट्रोल करके रखा हुआ, इस प्रकार का जो भ्रम फैलाते हैं, इनको एक्चुअली इकोनॉमिक्स का लॉ नहीं पता होता है कि ये किसी व्यक्ति का काम नहीं है, ये बेसिकली एक लॉ उसको प्रोसेस कर रहा है। तो ऐसे करके ये अटका पड़ा है। अब यूएलएम इसको कैसे ठीक करेगा? यूएलएम मूल बात में ये उठाता है कि इसमें एक बेस्ट चेंज किया है कि जो मांग करने का अधिकार है वो पैसे से हटा दिया है। मतलब एग्जांपल के रूप में आप फ्लिपकार्ट है, तो अभी आपको फ्लिपकार्ट से कुछ मांगना होता है, अमेज़ोन से कुछ मांगना होता है, तो आप मांग करते हो, वो चीज़ आपके पास आ जाती है, बदले में आपको पैसे देने होते हैं। वहाँ पे क्या है कि आपको पैसे नहीं देने हैं, आपको जो भी चीज़ है वो सिस्टम से सीधी मिल जाएगी। मतलब सब वहाँ पे मैक्सिमम अमीर होंगे। सो जो आपकी ज़रूरत है आप वो ले सकते हैं। हाँ, बिना पैसा दिए। थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है। हाँ हाँ, पूछिए बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि अगर किसी को कुछ चाहिए और वो लेना चाहता है, एग्जाम्पल के रूप में कोई चीज़ बताइए। मतलब जैसे कि मैं फ्लिपकार्ट से कुछ भी ऑर्डर करता हूँ, हाँ ठीक है, मैंने शूज़ ऑर्डर किए, शूज़ आए और मैंने पार्सल वाले को सिर्फ थैंक यू बोला, वो चला जाएगा। हाँ, बाकी अदरवाइज आप सुखी कैसे होंगे? इसी वजह से कि हाँ चलो मैं चाहता था मुझे मिल गया, वो वही सुख है और क्या? वही सुख है। वैसे है तो सोचने में तो है, हाँ, कि मुझे देना भी कुछ नहीं पड़ा, मैं जो चाहता था वो मुझे मिल गया। लेकिन क्योंकि यहाँ पे एक लो है, ऑफ हैप्पीनेस इज देयर विद इन द आइडिया ओनली। हाँ, लेकिन अभी विद इन द आइडिया उसको प्रैक्टिकली देखे तो, लेकिन क्योंकि वहाँ पे एक लो है, 25 साल से 50 साल के बीच के जो लोग हैं, इनको दिन में 4 से 5 घंटे और वीक में 5 दिन, मतलब टोटल मिला के 25 से 26 घंटे इनकी रुचि वाली कोई भी काम उनको सिस्टम को देना होगा, जिसके बदले में उनको सैलरी नहीं मिलेगी। क्योंकि सैलरी अल्टीमेट क्यों चाहिए व्यक्ति को? अपना जीवन यापन के लिए। वो तो सीधा आपको मिल ही रहा है। आपको फ्लैट देगी सिस्टम, आपको बढ़िया वाली मतलब कार वगैरह भी होगा उसमें। और मैं क्योंकि ऐसे बता दूं कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो इंडिविजुअल ना होके सारी गवर्नमेंट की रहेगी, मतलब वहाँ पे किसी का इंडिविजुअल अधिकार नहीं रहेगा। केवल हमारे देश में नहीं, पूरी दुनिया में से बेसिक नीड जो कही जाती है वो होता है रोटी, कपड़ा, मकान। अगर ये तीनों चीज़ें मिल रही होती है आदमी को, तो वो काम में भी सुखी भी है और काम में भी इतनी रुचि रखता नहीं है, अगर ये सारी चीज़ें पर्याप्त हैं आपके पास जीवन में। तो काम में रुचि नहीं रखता, ऐसा है? काम में नहीं, मतलब काम में ऐसा है कि अगर ये सारी चीज़ें किसी को मिल रही हैं तो वो किसी और चीज़ की तरफ भागता नहीं है। हाँ, ये मैं कहना चाहता हूँ। ऐसा नहीं कि काम में रुचि नहीं रहती है, हाँ, काम में रुचि रहती है, लेकिन वो भागना बंद कर देता है कि हाँ चलो संतुष्टि है जीवन में। हाँ, तो मतलब क्योंकि संतुष्टि तो उसी को ही बोलेंगे ना, कि जैसे मान लो मेरे पेट में भूख लगी है, अभी इसकी कैपिंग लिमिट 300 ग्राम्स की है, तो अगर मुझे बढ़िया वाला जो भी एक पिज़्ज़ा मुझे खाने को मिल गया और एक मंचूरियन मुझे साथ में मिल गया और एक स्प्राइट की बोतल मुझे मिल गई, तो भाई मेरा तो सेटिस्फेक्शन हो गया ना वहाँ। हो गया आपका। तो वो जैसे सेटिस्फेक्शन होता है वो खुशी महसूस करता है, और ये खुशी है वो बेसिकली एनर्जी है, यही इसका सोर्स है। हैप्पीनेस इटसेल्फ एक पोषण है। हमारी आत्मा का खुराक बोलते हैं, वो प्रार्थना नहीं है, पोषण ये है, सुख है। दैट्स वे। यूएलएम को शुरू हुए कितना वक्त हुआ? इसको 2017 में प्रेमजीत जी ने पहली बुक लिखी, संपूर्ण समाधान व्यवस्था। वहाँ से ये स्टार्ट हुआ। हम दोनों मिले और फिर बाद में हमने संस्था बनाई और धीरे धीरे ये बात के लिए अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए। यूएलएम यूट्यूब चैनल थी, उसके अंदर कंटेंट बनाए, डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट है, अमरीश मिश्रा जी है, उन्होंने सारे कंटेंट्स वगैरह क्रिएट किए। तो ऐसे करके हम 3-4 लोगों ने इसको धीरे धीरे फैलाना शुरू किया
और अभी स्थिति ये है कि लगभग 6000 प्लस सब्सक्राइबर ULM हिंदी चैनल में है। व्हाट्सएप ग्रुप में सीधे सीधे जो रेगुलर हमारे मैसेज उनको मिल सके उस तरह से 1800 जितने लोग जुड़े हुए हैं, लगभग 35 व्हाट्सएप ग्रुप से। और रूबरू हम लोग जो है वो बहुत सारे कॉलेज और ऑर्गेनाइजेशन है उसमें जाके मिलते हैं, बात करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को रखते हैं। उसमें काफ़ी सारे लोगों के सवाल उठते हैं व्यवस्था को लेकर कि ऐसे कैसे आप सबको पहुंचा दोगे, सारी चीज़ें कम नहीं पड़ जाएगी, ऐसे उन सबको हम फिर बाद में क्वेश्चन का आंसर देते हैं। दूसरा सवाल ये है कि जब आपने ये चीज़ शुरू करी तो ऑब्वियसली जिस आइडियोलॉजी पे आप लोग काम कर रहे हैं वो थोड़ी क्वेश्चनेबल तो है। हाँ, ठीक तो है। आपके जो क्वेश्चन है वो अभी रखिए तो नहीं, मैं बिल्कुल रखूंगा। हाँ, पता चलेगा क्योंकि मैं ये बिल्कुल रखूंगा। मैं चाह रहा था कि आप अपने आप को अच्छे से पहले एक्सप्लेन कर ले ताकि मैं चीज़ों को समझ के ही क्वेश्चन करूँ, ऐसा हवा में कोई क्वेश्चन ना करूँ जिससे वो आपका भी समय बर्बाद ना हो और साथ ही साथ वो क्वेश्चन भी इतना वैल्यूएबल ना हो। हाँ, ठीक है। देखिए, अगर आप किसी की सोच बदलना चाहते हो ना तो वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप किसी का जीवन बदल सकते हो लेकिन किसी आदमी की सोच बदलना सबसे बड़ी मुश्किल चीज़ होती है। जी जी जी। और अगर जब आप सोच बदलना इतना डिफिकल्ट है और आप समाज को क्या, समाज की सारी नीतियों को बदलना चाह रहे हो तो वो एक छोटी चीज़ नहीं है। हाँ, तो क्वेश्चन तो बहुत सारे होंगे। जब आपने पहली बार आइडिया पिच किया तो हाउ वाज द रिस्पॉन्स? जब हम लोगों के बीच में जाते थे तो शुरू में लोगों को ये लगता था कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही बात रखते हैं तो ऐसे उनको आइडिया नहीं आता। आइडिया इसलिए नहीं आता क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 4 प्रकार के स्तर के लोग हैं। इसमें जो शरीर केंद्रित लोग हैं उनका मेन टारगेट रहता है कि काम करना, क्योंकि उनकी पूरी एनर्जी शरीर में रहती है ना, तो काम करना और खा पी के सो जाना, परिवार का आनंद लेना। मनोकक्षा के जो लोग हैं उनके पास ये स्पेस रहता है कि वो 3 से 4-5 लोगों के साथ में इंटरेक्शन कर सकते हैं, वो एक घर के मुखिया हो सकते हैं, छोटे मोटे डिसीजन दूसरे से बेहतर ले सकते हैं, दूसरों से मीन्स फिजिकल बॉडी के स्ट्रक्चर से ऊपर वाले लोगों में ये आते हैं। और इस तरह से वो अपना जीवन निर्वाह है वो थोड़ा बैलेंस वे में करते हैं परिवार को संभालने में। जितनी व्यवस्था उनके पास आती है उतनी। अब मानो झूपड़पट्टी में कोई आदमी स्मार्ट मनो लेवल का हो सकता है लेकिन क्योंकि उसके पास व्यवस्था नहीं है तो वो उस तरह का एजुकेशन लेवल अपना ग्रो नहीं कर पाएगा या अपने परिवार के लिए वो घर नहीं बना पाएगा, क्योंकि वो आता है अर्थशास्त्र से, उसमें साइकोलॉजी काम नहीं करती है। तो इस तरह की स्थिति में वो व्यक्ति रहेगा। इससे ऊपर जो है वो सामाजिक कक्षा के लोग हैं और चेतना कक्षा के लोग हैं। अब ये 2 लोग जो है, 2 टाइप की जो पर्सनालिटी, इनमें ये टेंडेंसी रहती है, ये इंटेंसिटी रहती है कि वो नई नई चीज़ों के बारे में सतत जानते रहते हैं, अलग अलग विषयों के बारे में, और उससे वो समाज में बदलाव के लिए कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि उनकी स्पेस ऐसी होती है कि जैसे उनको समाज के दुख से दुखी, सुख से सुखी ये महसूस करते हैं, तो वो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को ढूंढते रहते हैं। वैसी कक्षा के जो लोग हैं वो फ्यूचर विजन कर सकते हैं कि भाई ऐसा कुछ करने से समाज में बड़े लेवल पे बदलाव आएगा। तो उन लोगों की अगर बात करें तो उनको ये कॉन्सेप्ट पसंद आ रहा है। जैसे मान लो आप में वो टेंडेंसी है तो आप इसको बहुत जल्दी से समझ लिए कि भाई व्यवस्था कैसे काम करती है और व्यवस्था में ये चीज़ बदलने से ही सेटिस्फेक्शन या सुख आ सकता है। ये आप विदिन ये डिस्कशन ही समझ लिए, डिस्कशन की वजह से हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ, तो ये जो है ये चीज़ जो उस प्रकार की टेंडेंसी वाले लोग हैं वो इसको एक्सेप्ट करते लगे। बाकी के लोगों की क्या हालत है भाई कि सिस्टम में उनकी इतनी बैंड बजी हुई है सामान्य व्यक्ति की कि वो सोच भी नहीं पा सकता है कि सारी दुनिया सुखी हो जाएगी, और सिस्टम से क्वेश्चन करने की समझ भी नहीं है। तो वहाँ पे क्या होता है कि वो ऐसे बरगला लेता है, बोले अरे अरे नहीं जाने दो। और दूसरा ये है कि उसको तो आज की रोटी से मतलब है, तो फ्यूचर विजन उसके लिए तो काम करता नहीं है, क्योंकि वो तो आएगा 2035 में 30 में। तो स्वाभाविक उसको तो यही लगता है कि भैया तो सपना है, जो भी है वो आज ही। हाँ, लेकिन ये जरूर हर एक व्यक्ति बोलता है जो फिजिकल सेंटर्ड है कि भाई वो कैसे आएगा वो तो अब आप लोग करो जो करना है। लेकिन हाँ, ये बात है कि अगर ये आ जाता है तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मतलब मैं सुखी होना चाहता हूँ, ये वाला फॉर्मेशन तो थोड़ा चला जाएगा। ये सोच कभी नहीं बदलेगी इंसान की कि वो सुखी नहीं रहना चाहता। हर इंसान सुखी रहना चाहता है, हर इंसान सुखी रहना चाहता है, और वो किस तरीके से होगा उससे परवाह नहीं है, बस वो सुखी रहना चाहता है। हाँ, तो अब जैसे मान लो 1% लोग हैं, इनके पास ये कैपेसिटी रहती है इकोनॉमिकली और साइकोलॉजिकली
कि वो दुनिया में एक रचयिता टाइप का रोल प्ले करके बदलाव लाते हैं। बाकी के 99% है वो कंज्यूमर रहते हैं। जैसे किसी ने ट्रेन खोज दी तो अब वो क्या बोलते हैं, बैलगाड़ी से निकल के ट्रेन में चलने लगे, एक्टिवा पे चलने लगे। और जैसे बल्ब में पहले नहीं था बल्ब, तब वो फानस थी, मतलब लालटेन थी, तो लालटेन थी वो जी लेता था। जब किसी थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब खोज लिया तो अब वो बल्ब से चल रहा है। तो 99% लोगों की क्या है कि बस उनको जो व्यवस्था खोज के कुछ देती है उससे वो अपना जीवन निर्वाह करते हैं। बाकी उनको वो कहाँ से खोज आई, अभी जितने भी लोग ये बल्ब यूज करते हैं इनमें से 99% को ये नहीं पता होगा कि ये थॉमस अल्वा एडिसन ने खोजा है, क्योंकि उनके लिए वो विषय ही नहीं है। उनके लिए तो बस वही विषय है कि भाई हाँ बल्ब आ गया, ठीक है, स्विच चालू कर दी, हमारा रात को उजाला हो गया, इतना ही मतलब रहता है। अच्छा, जब आप समाज को बदलने की बात करते हैं और समाज की व्यवस्था को बदलने की बात करते हैं, तो क्या आप विद इन द कंट्री सोचते हैं या विद इन द कंट्रीज सोचते हैं या अक्रॉस द ग्लोब सोचते हैं? अक्रॉस द ग्लोब सोचते हैं एक्चुअली, इसीलिए इसका नाम यूनिवर्सल लाइफ मैनेजमेंट है, क्योंकि ये यूनिवर्सली वर्क करेगा। लेकिन हाँ, इस मॉडल को प्रस्तावित करने के लिए मिनिमम एक कंट्री चाहिए। वो कंट्री से छोटा ब्लॉक हो नहीं सकता, क्योंकि हम जितने भी प्रकार के सुख एक ह्यूमन चाहता है उतने प्रकार के सुख पैदा करने के लिए उतनी फैक्ट्रीज चाहिए, उतनी टेक्नोलॉजी चाहिए, उतने मजदूर चाहिए। तो ये सारा मिला के एक बड़ा स्पेस हो जाता है। जैसे आपको गोवा का काजू यहाँ पे मिल जाए या आपको कश्मीर का सेब आपको मिल जाए, तो वो फ्री में या कहो कि आदान प्रदान से इस तरह से ही मिल सकता है सिस्टम से कि वो वहाँ पर भी वो लागू हो। कि उसको गेहूँ चाहिए तो वो पंजाब से गुजरात से मंगवा सकता है, उसको कॉटन चाहिए तो वो गुजरात महाराष्ट्र से मंगवा सकता है, इस तरह से। तो क्या है कि हम बेसिकली जितने प्रकार के सुख चाहते हैं वो सुखों को हमें पाने के लिए इंडिविजुअली उतना एरिया कवर अप करना पड़ेगा, तभी हो सकता है। बाकी छोटे मोटे लेवल पे ये सॉल्यूशन है, विथ इकोनॉमी है। जैसे आपने देखा होगा कि कोई ऐसी संस्थाएं हैं जिनके पास 4,000 5,000 हज़ार लोग या 10,000 हज़ार लोगों की तादाद में, तो वो लोग आश्रम में रहते हैं, खाते पीते हैं और सामने अपनी सेवा देते हैं। तो ये इस तरह से रोटी कपड़ा मकान वाला कॉन्सेप्ट एक आश्रम और कुछ ऑर्गेनाइजेशन के कम्युन के रूप में तो चल ही रहा है, लेकिन वो उस प्रकार का सुख नहीं पा सकते हैं जो हम देने की बात करते हैं। आंतरिक सुख, आंतरिक और बाहर का सुख। आंतरिक सुख तो आता है क्योंकि हम भावनात्मक रूप से अगर फैमिली साथ में रहेंगे तभी। तो इसलिए हमने क्या है कि कुछ ऐसी बातें रखी है कि ये रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे होगा, क्योंकि आपने मुझे बताया कि आप अपनी बात को रख दीजिए प्रॉपर ढंग से, तो फिर मेरे क्वेश्चन है वो बेतु के ना हो जाए। हाँ बिल्कुल। तो मैं अपने कॉन्सेप्ट को अभी इसमें रखने की मुझे हुई कि ठीक है ये कॉन्सेप्ट में रखूँ इसको।